हेलो व्यूअर्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स हैं उनको। तो इसमें जो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में भी जो फर्स्ट आपका टॉपिक है ना वो है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डीपीडीपी 2023। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि प्रेसिडेंट ने रिसेंटली इसको एक अपनी मंजूरी दी है। बैकग्राउंड इसका अगर हम देखें तो 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक आपके यू कैन से कि एक वो केस हुआ था, केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें जो प्रिवेसी है उसको रिकॉग्नाइज किया था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में। तो इसका बैकग्राउंड देखिए आप, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकॉग्नाइज किया था। केस कौन सा था? केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। और इसी के साथ जो जस्टिस थे श्री कृष्ण कमेटी, उनकी एक कमेटी बनी थी एस्टेब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइटी जिसको बोलते हैं। एक जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी जो बनी थी, माइटी ने जो बनाई थी, उन्होंने भी एक इनिशियली ड्राफ्ट दिया था किसके लिए? डीपीडीपी यानी पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के लिए, वो 2018 में। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 2017 में केस आया था, उसके बाद में कमेटी बनी थी और उस कमेटी में एक ड्राफ्ट निकाला गया था किसके लिए? पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2018 के लिए। ठीक है, तो ये था। इसके बाद में क्या था कि आपका गवर्नमेंट ने रिवाइज किया था ड्राफ्ट। 2017 में आपका बिल हुआ, 2017 में केस आया, 18 में आपका ड्राफ्ट बना। उसके बाद में 19 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, उस ड्राफ्ट को जो इंट्रोड्यूस हुआ था ना उसको पीडीपी बिल 2019 को उसको रिवाइज किया और बिल रेफर टू अ जॉइंट कमेटी ऑफ बोथ। उसके बाद में जॉइंट कमेटी में गया दोनों हाउसेस की। लेकिन 2022 में गवर्नमेंट ने इसी बिल को जो 2019 में डाला था उसको विड्रॉ कर लिया। और इसके पीछे उन्होंने रीज़न क्या दिए कि इसके अंदर जो एक्सटेंसिव चेंजेस है ना, जॉइंट कमेटी ने इतने ज़्यादा चेंजेस बना दिए हैं कि वो पॉसिबल नहीं है वो बिल को। तो इन बेसिस पे कि एक्सटेंसिव चेंजेस है वो हो गए उस बिल में, इस वजह से उन्होंने क्या किया, बिल को वहाँ से विड्रॉ कर लिया। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दोबारा एक रिलीज़ किया ड्राफ्ट डीपीडीपी बिल 2022 और उसको फिर पब्लिक कंसल्टेशन के लिए डाला, जो कि बाद में 2023 के अंदर आपका डीपीडीपी एक्ट 2023 बना। तो अब आपको पता चल गया होगा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसका जो बैकग्राउंड था वो क्या था। इसके बाद में जो अगर हम देखें जो इस बिल के अंदर मेन पॉइंट्स हैं वो क्या है, ये मेनली इसका जो एम है वो क्या है, ये रेगुलेट करेगा प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा। जो हम डिजिटली जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह पे हम डाटा यूज़ करते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करेगा। उसके साथ साथ ही ये इंश्योर करेगा इंडिविजुअल्स के राइट टू प्रोटेक्ट देयर डाटा, कि इंडिविजुअल भी ये चीज़ प्रोटेक्ट कर सकता है कि वो कितना डाटा अपना शेयर करे या अपना प्रोटेक्ट कर सके। इसके साथ साथ ही ये जो है लॉ है इसमें इट नीड टू प्रोसेस इट फॉर लॉफुल पर्पस, मतलब जो भी डाटा वहाँ पे यूज़ हो रहा है उसको लॉफुल पर्पस के लिए यूज़ किया जाए। तो ये सब इसका एम था। क्या एम है कि रेगुलेट हो डाटा, जो इंडिविजुअल है वो भी अपने डाटा को खुद प्रोटेक्ट कर सके, उनको इंश्योर कर सके, और उसके साथ जो ये डाटा है उसको लॉफुल पर्पस के लिए यूज़ किया जा सके। अब ये जो बिल है इसमें कुछ चीज़ें थी, इट प्रोटेक्ट्स डिजिटल पर्सनल डाटा। अब कहाँ पे वो डिजिटल पर्सनल डाटा है वो यूज़ किया, मतलब कि ये प्रोटेक्ट कर रहा है, दैट इज़ द डाटा बाय विच अ पर्सन मे बी आइडेंटिफाइड बाय प्रोवाइडिंग, कहाँ पे, द ऑब्लिगेशंस ऑफ डाटा फिड्यूशरीज। डाटा फिड्यूशरी वो होती है जो कंपनी वगैरह जो डाटा को यू कैन से स्टोर करके रखती हैं, तो उन पे ऑब्लिगेशंस हैं कि वो कोई भी कंपनी, वो पर्सन भी हो सकता है, कंपनीज भी हो सकती है, गवर्नमेंट एंटिटीज़ भी हो सकती है जो कि डाटा को प्रोसेस करती है। तो इनके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाया है कि आप डाटा को जो है वो गलत तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। तो एक तो इस डाटा ने ये मतलब डाटा प्रोटेक्शन बिल ने ये किया है कि इसने ऑब्लिगेशंस लगाए हैं। नेक्स्ट है राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ डाटा प्रिंसिपल्स। ये भी यहाँ से निकल के आ रहा है कि डाटा जो यूज़ होगा उसके लिए क्या राइट्स होंगे और क्या प्रिंसिपल होंगे उस डाटा को यूज़ करने के लिए। दैट इज़ द पर्सन टू होम द डाटा रिलेट्स।
मतलब उस डाटा को कैसे यूज़ करना है। फाइनेंशियल पेनल्टीज़ फॉर ब्रीच ऑफ राइट्स, ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस, ऊपर जो राइट, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन दिए हैं अगर उनकी ब्रीच हो रहा है तो वहाँ पे फाइनेंशियल पेनल्टीज़ भी आपका है वो लगाई जा सकती हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है, हमें इस जो लॉ है, इस एक्ट की ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि ये जो इंट्रोड्यूस हुआ है डाटा प्रोटेक्शन लॉ, ये मिनिमम डिसरप्शन के साथ हुआ है, वाइल इंश्योरिंग नेसेसरी चेंज इन द वे डाटा फिड्यूशरी प्रोसेस डाटा, क्योंकि जो डाटा फिड्यूशरीज हैं वो इतना ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर लेती हैं, तो ये वहाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ बनी रहती है कि वो डाटा को कहीं गलत पर्पज़ के लिए यूज़ ना कर ले। तो ये जो है इसने इंट्रोड्यूस किया है कि आपको मिनिमम डाटा जो है, मिनिमम डिसरप्शन जो है वो होगा डाटा में। सेकंड क्या है, ये इंडिया को डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बूस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये एक, इसीलिए ये इट्स अ इनोवेटिव इकोसिस्टम, क्योंकि ये डिजिटल इकोनॉमी की तरफ कहीं ना कहीं जो डाटा है वो हमारा डिजिटल उसमें ही तो है। और अब तो ये भी बोला जाता है कि डाटा इज़ द न्यू ऑयल, डाटा इज़ द आपका डाटा इज़ द न्यू ऑयल। तो अब इसमें क्या है, नेक्स्ट क्या है कि एनहांस द ईज़ ऑफ लिविंग एंड द ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। यस, ईज़ ऑफ लिविंग को भी ये एनहांस करेगा और बिजनेस जो प्रोसेसेस हैं उनको भी कहीं ना कहीं ईजी होगा। नेक्स्ट क्या है, 7 प्रिंसिपल्स जो हैं इस एक्ट के, ये आपको अगर मेंस में काम आएंगे। वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं, द प्रिंसिपल ऑफ कंसेंटेड, लॉफुल एंड ट्रांसपेरेंट यूज़ ऑफ पर्सनल डाटा। मेंस जो डाटा हम यूज़ कर रहे हैं वो किसी की कंसेंट से आया हो, लॉफुल तरीके से हो, ट्रांसपेरेंट हो। नेक्स्ट सेकंड प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ पर्पस लिमिटेशन, यानी यूज़ ऑफ पर्सनल डाटा ओनली फॉर द पर्पस, जिस काम के लिए वो डाटा गैदर किया गया है सिर्फ उसी के लिए यूज़ हो, बाकी किसी काम के लिए यूज़ ना हो। तो यूज़ ऑफ पर्पस लिमिटेशन, ये नहीं है कि आपने आधार कार्ड बनाने के लिए डाटा दिया है और फिर उसको मल्टीपल इलीगल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा रहा है, तो इस टाइप से। द प्रिंसिपल ऑफ डाटा मिनिमाइजेशन, यानी सिर्फ वही डाटा कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ ओनली एज मच पर्सनल डाटा एज इट इज़ नेसेसरी, मतलब जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही डाटा आपको कलेक्ट करना है। प्रिंसिपल ऑफ डाटा एक्यूरेसी, कि जो डाटा है वो एक्यूरेट और अपडेटेड हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्टोरेज लिमिटेशन, यानी जो डाटा हम स्टोर कर रहे हैं वो सिर्फ एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही स्टोर हो, उसके बाद में उसका ज़्यादा वो है स्टोरेज ना हो। द पर्पस ऑफ स्टोरेज, यानी उतने टाइम के लिए ही आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स, यानी आपने डाटा जो लिया है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना, ये नहीं है कि डाटा ब्रीच हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जो फिड्यूशरी डाटा कलेक्ट करेगी उसको कहीं ना कहीं अकाउंटेबल भी ठहराया जाएगा, और अगर वो ब्रीच होता है कहीं पे भी इस प्रोसेस में तो उनको कहीं ना कहीं इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज़ वगैरह उन पे डाली जाएंगी। अब इस जो एक्ट है इसके की प्रोविजंस क्या है कि ये एप्लीकेबिलिटी, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो सकता है, ये जहाँ पे भी डिजिटल डाटा आपका प्रोसेस हो रहा है विद इन इंडिया, ये ध्यान रखने वाली बात है, विद इन इंडिया। और डाटा किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है, नॉन डिजिटल फॉर्म और डिजिटाइज्ड सब्सिक्वेंटली, दोनों फॉर्म में हो सकता है, यानी डिजिटल फॉर्म में भी और नॉन डिजिटल फॉर्म में भी। प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा आउटसाइड इंडिया, अब ये आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है इफ़ इट इज़ फॉर ऑफरिंग गुड्स और सर्विसेज इंडिया, यानी कि अगर आप वो डाटा आउटसाइड इंडिया जा रहा है लेकिन उस डाटा से जो गुड्स और सर्विसेज की जो ऑफरिंग है वो इंडिया के अंदर हो रही है, तभी वो आउट ऑफ इंडिया जो है अगर जा रहा है तो वहाँ पे भी ये जो लॉ है, ये एक्ट जो है ये एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट कहाँ है, कहाँ ये अप्लाई नहीं होगा, जो पर्सनल डाटा प्रोसेस्ड बाय एनी पर्सनल पर्पस, कोई भी अपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई पर्सनल डाटा रख रहा है उसमें नहीं यूज़ होगा। जो पर्सनल डाटा आपने रखा है मेड फॉर और कोज टू बी मेड पब्लिकली, कि आप चाहते हैं कि आपका पर्सनल डाटा है लेकिन ये पब्लिकली हो, यानी कुछ जो लोग हैं सोशल मीडिया जो यूज़ करते होंगे सबने देखा है, किसी की डेट ऑफ बर्थ होती है वो वहाँ पे आराम से आप देख सकते हो, कुछ की जो डेट ऑफ बर्थ है वो छुपाई हुई होती है। तो ये मतलब कि वो सबकी पर्सनल चॉइस होती है कि कितना डाटा आप पब्लिकली अवेलेबल करवाना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये जो एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है डाटा प्रिंसिपल टू होम सच पर्सन डाटा रिलेट्स, मतलब कि जिस पर्सन से वो डाटा रिलेट कर रहा है उसमें ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल नहीं है। एनी अदर पर्सन हु इज़ अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू मेक सच पर्सनल डाटा पब्लिकली अवेलेबल, यानी कि अगर कोई पर्सन है उस पर लीगल ऑब्लिगेशंस आए हुए हैं कि वो
उसको अपना जो डाटा है वो पब्लिकली अवेलेबल करवाना ही होगा, वहाँ पे ये जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट इसकी जो है कंसेंट में आपके क्या क्या जो है पॉइंट्स है। पर्सनल डाटा मे बी प्रोसेस्ड ओनली फॉर अ लॉफुल पर्पस, और इसमें भी लॉफुल पर्पस के लिए, लेकिन बाद में कब, आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द डाटा प्रिंसिपल। डाटा प्रिंसिपल मतलब जिसका डाटा है उसकी कंसेंट के बिना तो आप लॉफुल पर्पस के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते इसमें, तो यानी लॉफुल पर्पस में आपको उसकी कंसेंट ज़रूरी है। हु शैल हैव द राइट टू विड्रॉ कंसेंट एट एनी टाइम, क्योंकि अगर वो चाहता है कि उसे कंसेंट नहीं देनी है तो वो अपनी कंसेंट निकाल सकता है वहाँ से। कंसेंट विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर लेजिटिमेट, अगर कानूनी कोई पचड़ा है तो उसमें कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, आप जाके सीधा उसका जो डाटा है वो ले सकते हैं, तो वहाँ पे ये जो एक्ट है वो नहीं होगा। फॉर अ चाइल्ड और पर्सन विद अ डिसेबिलिटी, अगर कोई चाइल्ड है या कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो वहाँ पे जो कंसेंट होगी वो कंसेंट चाइल्ड के पेरेंट्स से या उनके लीगल जो गार्जियन है उनसे ली जाएगी, ठीक है, किससे, चाइल्ड के पेरेंट्स से और लीगल गार्जियन से। नेक्स्ट क्या है, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया DPBI, ये क्या करता है, इसने जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एस्टैब्लिश किया था। की फंक्शंस क्या है इस बोर्ड के, कि ये जो पेनल्टीज़ इम्पोज हुई हैं इस डाटा प्रोटेक्शन लॉ के अंडर, एक्ट के अंडर, उनकी मॉनिटरिंग करेगा कि वो उनमें कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा। जितने भी डाटा फिड्यूशरीज हैं उनको डायरेक्ट करेगा कि वो नेसेसरी मेजर्स लें ताकि डाटा ब्रीच ना हो, और अगर हो गया है तो डाटा ब्रीच अगर हो चुका है ऑलरेडी तो वहाँ पे भी जो मेजर्स हैं वो मतलब नेसेसरी जो मेजरमेंट्स हैं वो डाटा फिड्यूशरीज ले कि कैसे डाटा ब्रीच हुआ या कैसे पॉसिबली उस डाटा को वापस मतलब कि नॉर्मल किया जा सकता है। कोई भी पर्सन जिसका डाटा ब्रीच हुआ है या जो इस एक्ट के अगेंस्ट अफेक्ट हुआ है उस पर्सन की जो ग्रीवेंसेस है उनको सुनना भी डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया का काम है। नेक्स्ट है जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो कितने टाइम के लिए अपॉइंट होंगे, वो अपॉइंट होंगे 2 इयर्स के लिए, लेकिन वो एलिजिबल होंगे रीअपॉइंटमेंट के लिए, 2 साल के लिए उनकी कार्यकाल होगा और दोबारा भी अपॉइंट हो सकते हैं। अगर इस DPBI यानी डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के अगेंस्ट आपको अपील करनी है तो अपील होगी टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल में, यानी टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल में, TDSAT। यहाँ पे ये आपको ध्यान देने वाली बात है, मार्क कर लीजिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है DPBI। अब ये जो एक्ट है इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ डाटा प्रिंसिपल, डाटा प्रिंसिपल यानी जिसका डाटा है उसके राइट्स और ड्यूटीज़ क्या क्या है, ये है। डाटा प्रिंसिपल को ये राइट है कि वो जो भी प्रोसेसिंग हो रही है डाटा की उसकी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है, अपने पर्सनल डाटा को करेक्शन करवा सकता है और इरेज भी करवा सकता है कि मुझे ये पर्सनल डाटा नहीं रखना है तो उसको भी वो इरेज करवा सकता है। अगर उसको कोई इशू है तो वो ग्रीवेंस का रिड्रेसल करवा सकता है। राइट टू नॉमिनेट अ पर्सन टू एक्सरसाइज राइट्स इन केस ऑफ डेथ और इनकेपेसिटी, अगर वो जो डाटा प्रिंसिपल है अगर वो उसकी डेथ हो जाती है या वो उसमें कैपेसिटी नहीं है अपना डाटा को मतलब कि एक्सेस करने की या जो भी है, तो उस केस में वो नॉमिनी को भी, किसी एक पर्सन को नॉमिनी भी कर सकता है कि उसके डाटा को वो नॉमिनी जो पर्सन है वो हैंडल करेगा। डाटा प्रिंसिपल मस्ट नॉट रजिस्टर ए फॉल्स और फ्रिवलेस कंप्लेंट, अगर किसी ने ऐसे ही बिना मतलब के कोई गलत कंप्लेंट जो है वो अगर डाल दिया है, कोई भी फॉल्स वहाँ पे पर्टिकुलर भर के, तो इसके अगेंस्ट भी आपको 10,000 रुपये जो जुर्माना है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि आप मुंह उठा के जा रहे हो DPBI में अपनी कंप्लेंट डालने, जो कंप्लेंट है वो आपकी लेजिटिमेट होनी चाहिए। ऑब्लिगेशंस ऑफ डाटा फिड्यूशरी, डाटा फिड्यूशरीज यानी जो डाटा स्टोर करती हैं उन पे क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं कि वो एक्यूरेसी को इंश्योर करेंगी, एक्यूरेसी को इंश्योर करेंगी, एक रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड बनाएंगी ताकि डाटा ब्रीच ना हो उसके, जो ये पर्सन है जो भी इफेक्टेड हुआ है उससे रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया को देंगी, मतलब कि इफेक्टेड जो पर्सन की डिटेल है वो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया को देगी ताकि वो आगे जो कार्रवाई है वो कर सके। पर्सन का जो डाटा है, इरेज पर्सनल डाटा एज सुन एज द पर्पस हैज़ बीन मेट, जैसे जिस काम के लिए उन्होंने डाटा को गैदर किया था अगर वो पर्पस कंप्लीट हो चुका है तो उस डाटा को इरेज कर देना। और
डाटा को रिटेंशन, डाटा को रखना ना, अगर उस डाटा में कोई भी लीगल पर्पज़ नहीं है, यानी लीगली अगर वो डाटा आपको यूज़फुल नहीं है तो उस डाटा को इरेज कर देना, उसकी रिटेंशन नहीं करना। हाँ, अगर लीगल पर्पज़ के लिए कोई डाटा ज़रूरी है तो उस डाटा को जो है डाटा फिड्यूशरीज वो रिटेन करके रख सकती हैं, ठीक है। उसके बाद में सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंट जो डाटा फिड्यूशरीज है, एसडीएफ्स क्या है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताएगी किसी डाटा फिड्यूशरी को कि वो एसडीएफ है या नहीं है, लेकिन वो किस बेसिस पे, वॉल्यूम एंड सेंसिटिविटी ऑफ पर्सनल डाटा प्रोसेस की, वो कितना जो पर्सनल डाटा है उसको प्रोसेस कर रही है और कितना वो डाटा जो है वो सेंसिटिव है। रिस्क ऑफ द राइट्स टू डाटा प्रिंसिपल, जिन लोगों का डाटा वहाँ पे सिक्योर है, ये उस डाटा को कितना रिस्क है उसके बेसिस पे, और इनके डाटा को अपने पास रखने से इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है उसके बेस पे भी, ठीक है। तो यानी कितना डाटा स्टोर कर रही है, किसका डाटा स्टोर कर रही है, और कितना रिस्क है जिसका डाटा स्टोर किया जा रहा है। उसके बाद में इस डाटा स्टोरेज से इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे भी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसके साथ साथ ही स्टेट की सिक्योरिटी भी वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान में रखेगी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को भी ध्यान में रखेगी। ऐसा नहीं है कि जो डाटा आपने स्टोर कर लिया उसको इलेक्टोरल जो मॉल फंक्शनिंग्स हैं उनमें यूज़ करे, पब्लिक ऑर्डर को भी ध्यान में रखेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अनाउंस करेगी कि जो पर्टिकुलर डाटा फिड्यूशरी है वो एसडीएफ है। एसडीएफ विल हैव सर्टेन एडिशनल ऑब्लिगेशंस, अब उनमें इनके साथ साथ ये ऑब्लिगेशंस भी हैं कि वो एक डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करेंगी। इसके साथ साथ उनका एक इंडिपेंडेंट डाटा ऑडिटर होगा, और ये सब जो होगा वो एक इम्पैक्ट असेसमेंट के अंडर होगा, यानी उनका असेसमेंट भी होगा और उनके पास एक डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा जो ये देखेगा कि डाटा जो है वो कितना प्रोटेक्टेड है। उनका जो डाटा है इंडिपेंडेंट किसी ऑडिटर के द्वारा वो ऑडिट भी होगा, ठीक है। अब इसमें एग्जेम्पशंस क्या है, राइट ऑफ द डाटा प्रिंसिपल एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द डाटा फिड्यूशरीज विल नॉट अप्लाई इन स्पेसिफिक केसेस। कौन कौन से केसेस में, फॉर नोटिफाइड एजेंसीज, कुछ एजेंसीज जिनको सिक्योर जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफाई कर देगी, वहाँ पे ये जो डाटा प्रिंसिपल के राइट हैं वो और ऑब्लिगेशंस हैं वो काम नहीं करेंगे। कौन से, जो सिक्योरिटी का है, अगर स्टेट की सॉवरेनिटी का है, पब्लिक ऑर्डर का है, इसके साथ साथ रिसर्च के लिए, आर्काइविंग के लिए और स्टैटिस्टिकल पर्पज़ के लिए भी, फॉर स्टार्टअप्स के लिए भी, और नोटिफाइड कुछ कैटेगरीज हैं जो डाटा फिड्यूशरीज की हैं। उसके साथ में टू एनफोर्स लीगल राइट्स एंड क्लेम्स, अगर लीगल राइट और क्लेम अगर किसी को एनफोर्स करवाना है तो वहाँ पे भी ये जो आपके फिड्यूशरी वगैरह के राइट वगैरह हैं जो वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके साथ साथ अगर जुडिशियल और रेगुलेटरी अगर कोई फंक्शंस हैं उसमें भी ये काम का नहीं होगा। साथ में टू प्रोसेस इन इंडिया पर्सनल डाटा ऑफ नॉन रेजिडेंट अंडर फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट, यानी किसी भी एनआरआई का नॉन रेजिडेंट जो है किसी फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने उसका डाटा रखा हुआ है तो वहाँ पे भी ये जो राइट है ना डाटा प्रिंसिपल के और ऑब्लिगेशंस हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सेप्ट सर्टेन एक्टिविटीज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। घूम फिर के बात यही आ रही है कि इससे रिगार्डिंग जितने भी जो यू कैन से कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ही एसडीएफ बनाएगी कि कौन है वो एसडीएफ है और कौन जो कंपनीज़ हैं वो इस राइट के फेवर मतलब कि नीचे अम्ब्रेला उसमें आ रही है और कौन नहीं आ रही है। अब प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा ऑफ चिल्ड्रन, तो इसमें यहाँ पे बात आ रहा है कि अगर चिल्ड्रन का जो डाटा है, डाटा फिड्यूशरी जो है वो नहीं ले सकती पर्सनल डाटा। अब इसमें दो जो ऑप्शन निकल के आ रहे हैं वो क्या है, प्रोसेसिंग दैट इज़ लाइकली टू कोज एनी डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन वेल बींग ऑफ चिल्ड्रन, यानी ऐसी कोई प्रोसेसिंग हो रही है जिससे जो चिल्ड्रन है उसकी जो हेल्थ वगैरह है उन पर कोई डेट्रीमेंटल इफेक्ट आ रहा है, तो वहाँ पे उसके साथ साथ उसकी ट्रैकिंग नहीं हो रही है। टीचर जो स्टूडेंट है आपका चिल्ड्रन है उसके बिहेवियरल मॉनिटरिंग के लिए वो डाटा तो यूज़ नहीं हो रहा है कहीं। टारगेटेड एडवर्टाइजिंग जो आपने बड़ा देखा होगा कि अगर आप एक बार किसी फ़ोन को सर्च कर लेते हैं तो बार बार आपको वही ऐड वहाँ पे शो होती है, तो ये होती है टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, तो उसके लिए तो कहीं वो डाटा यूज़ नहीं हो रहा है। तो इस वजह से जो चिल्ड्रन का डाटा है वो डाटा फिड्यूशरीज हैं वो नहीं ले सकती हैं। उसके साथ साथ क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र जो है, तो बिल अलाउज द ट्रांसफ़र ऑफ पर्सनल डाटा आउटसाइड द इंडिया
एक्सेप्ट टू कंट्रीज रिस्ट्रिक्टेड बाय गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ने जिन कंट्री में रिस्ट्रिक्ट कर रखा है उन कंट्रीज़ को छोड़ के किसी भी कंट्री में जो डाटा है वो इस बिल के अकॉर्डिंग हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पेनल्टीज़ क्या क्या है एक्ट के अंदर? जो पेनल्टीज़ हैं वो ये है कि अगर कोई भी वेरियस टाइप के ऑफेंसेस होते हैं तो उसमें 200 करोड़ तक की जो पेनल्टी है वो है फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस फॉर चिल्ड्रन के लिए अगर ऑब्लिगेशंस है और वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है ये एक्ट, तो उसमें 200 करोड़ की जो पेनल्टी है वो होगी। उस साथ ही साथ 250 करोड़ फॉर फेलियर टू टेक सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रिवेंट डाटा ब्रीचेस। अगर डाटा ब्रीचेस को आपने रोकने के लिए कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए हैं तो आपको जो पेनल्टी है वो 250 करोड़ तक भी जा सकती है। साथ साथ इसमें लिमिटेशंस क्या है इस एक्ट की? लिमिटेशंस ये है कि ये वॉयलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, क्योंकि एग्जेम्पशन फॉर द स्टेट में लीड टू डाटा कलेक्शन, क्योंकि इससे डाटा कलेक्ट होगा, प्रोसेसिंग होगी, रिटेंशन होगा बियॉन्ड व्हाट इज नेसेसरी एंड मे वॉयलेट द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी, क्योंकि ये अगर स्टेट एग्जाम्प्ट नहीं करता है तो उन केसेस में तो ये होगा। यूजिंग एक्सेप्शन से गवर्नमेंट एजेंसी में कलेक्ट डाटा अबाउट सिटीजन टू क्रिएट अ 360 डिग्री प्रोफाइल फॉर सर्विलेंस। हाँ, सर्विलेंस के लिए भी ये डाटा जो है यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की आड़ में तो कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। इनएडिक्वेट सेफगार्ड्स, अगर सेफगार्ड प्रॉपरली नहीं लिए तो ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डाटा आउटसाइड इंडिया में नॉट एंश्योर एडिक्वेट डाटा प्रोटेक्शन। अगर इंडिया से बाहर जा रहा है और आपने प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं ली है तो उस केस में आपका जो डाटा है वो सेफ नहीं होगा। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि कंट्रीज़ वेयर द ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डाटा इज़ अलाउड, मतलब इंडिया कह दे कि हम इन कंट्रीज़ में जो पर्सनल डाटा है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये जो सेफ गार्ड्स है वो कंप्लीट नहीं होंगे। साथ ही साथ जो नो कंपनसेशन, अगर कुछ हो जाता है तो कई बार कंपनसेशन भी नहीं मिलता है। तो इस केसेस में भी जो आपका यू कैन से द ट्रांसफ़र ऑफ पर्सनल, ये आ गया सॉरी, द एक्ट हैज़ रिमूव सेक्शन 43A ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्ट विच मैंडेटेड कंपनीज टू कंपनसेट। हाँ, एक एक्ट था इसमें 43A, वो जो है वो एक्ट में से रिमूव कर दिया है। इस एक्ट में ये कहा गया था कि अगर आप मिस हैंडलिंग करते हो ना डाटा की तो आपको कंपनसेशन देना ही होगा, लेकिन वो हटा दिया तो आप कंपनसेशन भी नहीं है अगर डाटा ब्रीच हो रहा है तो। कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच है ग्रीवेंस एड्रेसल की, क्यों? क्योंकि जो एग्रीव्ड जो इंडिविजुअल है उसको पहले अप्रोच करना पड़ेगा डाटा फिड्यूशरी को, फिर डाटा फिड्यूशरी उसको भेजेगा जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड है उसके पास, और डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड फर्दर अपील करेगा TD सेट के पास। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गया। साथ में RTI को भी यहाँ से एग्जेम्प्ट कर दिया है, क्योंकि द एक्ट पर्पसेस दैट द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ऑफिशियल विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट विच कुड एड करप्शन। क्योंकि अगर आप किसी की इंफॉर्मेशन को अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी के उसमें पब्लिक नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे करप्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्लियर डेफिनेशन, एक्ट की कोई भी क्लियर डेफिनेशन नहीं है, तो उससे कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि एक डेट्रीमेंटल इफेक्ट होगा ऑन, और जो भी गाइडेंस है उनका इफेक्ट कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। कुछ जो राइट्स हैं उनके लिए प्रोविज़न ही नहीं है इसमें, ये आपका नो प्रोविज़न फॉर सम राइट। हाँ, कुछ राइट्स के लिए प्रोविज़न नहीं है, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसमें? क्रॉस बॉर्डर डाटा गवर्नेंस, यानी ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि क्रॉस बॉर्डर भी अगर डाटा जा रहा है तो वो सेफ हो, ठीक है। और सेकंड क्या है कि डाटा राइट्स, द डाटा राइट टू डाटा प्रोबेबिलिटी एंड द राइट टू बी फॉरगेटन शुड बी प्रोवाइडेड स्पेशली इन केसेस वेयर डाटा कलेक्शन एंड स्टोरेज पोज हार्म टू दी रेपुटेशन। हाँ, मतलब कि डाटा राइट्स यानी डाटा को भूलना या डिलीट करना होना चाहिए अगर ऐसा कोई केस आ रहा है जिससे किसी की जो रेपुटेशन है उसको हार्म हो रहा है, तो उस केस में, या किसी की लाइफ पे बात बना रही है, या किसी की आइडेंटिटी जो क्राइसिस है वो हो रहा है, तो उस केस में जो डाटा है वो आप फॉरगॉटन का जो ऑप्शन है वो होना चाहिए। प्रिवेंट मिसयूज़, हाँ, जैसे कि ये है टर्म्स लाइक सोवेनिटी और इंटीग्रिटी, इन सब की आड़ में जो गवर्नमेंट है वो अपने मोटिव के लिए भी डाटा को यूज़ कर सकती है, तो उस टाइप का मिसयूज़ ना हो, उसको भी प्रिवेंशन के लिए कुछ होना चाहिए। क्वांटिफाई टाइम ड्यूरेशन, यानी एक स्पेसिफिक टाइम शुड बी डिफाइंड टू डिलीट द डाटा, यानी कोई डाटा अगर हमने आज कलेक्ट किया तो उसको कितने टाइम में डिलीट हो जाना है वो डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है, जो कि अभी डिफाइंड नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। वे फॉरवर्ड में यही हो सकता है कि हमें ये सब चीज़ें आगे होनी चाहिए कि क्रॉस बॉर्डर में डाटा का गवर्नेंस जो है वो प्रॉपर हो, जो डाटा के राइट्स हैं वो भी हमें जो है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केस टू केस बेसिस पे होने चाहिए।
डाटा का मिसयूज़ ना हो और डाटा के डिलीशन का जो टाइम है वो मेंशन्ड हो। ठीक है, अब इसमें कुछ जो टर्म्स हैं, राइट टू डाटा पोर्टेबिलिटी, यानी इट अलाउज इंडिविजुअल टू ऑब्टेन एंड रीयूज देयर पर्सनल डाटा फॉर देयर ओन पर्पस अक्रॉस डिफरेंट सर्विसेज। यानी यहाँ पे आपने एक सर्विस के लिए डाटा डाला था, अब आपको बी सर्विस यूज़ करनी है तो आप सेम डाटा को यूज़ करके यहाँ पे एंट्री कर सको इस बी सर्विस को यूज़ करने के लिए। तो ये है राइट टू डाटा पोर्टेबिलिटी। नेक्स्ट है राइट टू बी फॉरगॉटन, इट इज़ द राइट टू रिमूव और इरेज कंटेंट सो दैट इट्स नॉट एक्सेसिबल टू द पब्लिक और लार्ज। ये तो नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन और डिजिटल पर्सनल जो डाटा, यानी कि जनरल डाटा प्रोटेक्शन है ये आपका ईयू ने जो किया था वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में था, और ये जो है ये इंडिया का है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम एक बार क्विकली देख लेते हैं। ये अप्लाई करता है प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा होली या पार्शली, लेकिन जो हमारा वाला एक्ट है डीपीडीपी, ये एक्ट अप्लाई करता है टू डिजिटाइज पर्सनल डाटा एंड नॉन डिजिटाइज पर्सनल डाटा विच इज सब्सिक्वेंटली डिजिटाइज्ड, यानी डिजिटल फॉर्म में और नॉन डिजिटल फॉर्म में जो डाटा है उस पर। लेकिन जो जीडीपीआर है वो होली और पार्शली बाय ऑटोमेटेड मीन्स एंड टू पर्सनल डाटा विच फॉर्म और विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ फिलिंग सिस्टम, वो किसी फिलिंग सिस्टम का पार्ट हो तभी वो जो अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्या है, माइनर जो है 16 साल से कम के हैं उनको पेरेंटल कंसेंट की ज़रूरत होगी। मेंबर स्टेट ऑफ यूरोप कैन लोअर, जो यूरोपियन यूनियन में जो यूरोप के मेंबर स्टेट है वो इस एज को 13 साल भी कर सकते हैं, अपने अपने कंट्री टू कंट्री ये वेरी कर रहा है। लेकिन इंडिया में ये है, ये 18 साल का है और इसमें पेरेंट या गार्जियन की जो है वो कंसेंट ज़रूरत होगी। नेक्स्ट क्या है, जो ब्रीचेज हैं वो नोटिफाइड होंगी टू दी सुपरवाइजरी अथॉरिटी विद इन 72 आवर्स हैं। लेकिन इंडिया में ऐसे ये जो एक्ट है डज नॉट स्पेसिफाई यानी टाइम फ्रेम, वही मैंने आपको बताया था कि टाइम फ्रेम मेंशन नहीं किया है, यहाँ 72 आवर जो है वो टाइम फ्रेम मेंशनड है। इसके बाद में है जो जनरल डाटा प्रोटेक्शन राइट है, उसमें उन्होंने राइट टू नॉमिनेट का ऑप्शन नहीं रखा है कि कोई आदमी किसी और को नॉमिनेट नहीं कर सकता है खुद का डाटा यूज़ करने के लिए, लेकिन इंडिया में एडिशनल राइट है ये नॉमिनेट का। इसके बाद में ये राइट टू पोर्टेबिलिटी भी जो जीडीपीआर है वो देता है, लेकिन इंडिया के अंदर वो राइट टू पोर्टेबिलिटी है वो नहीं है। इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन के पास 30 दिन होते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए किसी भी डाटा की जो रिक्वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ इंडिया में ऐसा कोई टाइमलाइन दिया ही नहीं हुआ है कि उनको कितने टाइम के अंदर रिस्पॉन्ड करना है। जो जनरल डाटा प्रोटेक्शन लॉज हैं वहाँ पे स्पेसिफिक मैकेनिज्म दिया है जब डाटा जो है वो थर्ड कंट्री को ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा कोई आइडेंटिफाइड मैकेनिज्म नहीं है। तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन मार्क है कि कैसे हम डाटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट है, कोई भी जैसे बोथ कंट्रोलर एंड प्रोसेसर आर अंडर द ऑब्लिगेशन टू अपॉइंट अ डीपीओ इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस। ये जो डीपीओ है डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, इनको स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस में ही अपॉइंट करना है, लेकिन हमारे में ओनली द सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूशरी शैल हैव टू अपॉइंट डाटा प्रोटेक्शन ऑफिशियल एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर दी, यानी कुछ में ही है सिग्निफिकेंट में, लेकिन यहाँ पे कंट्रोलर और प्रोसेसर दोनों को ही जो डीपीओ है स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस में अपॉइंट करना ही करना है। डाटा कंट्रोलर और डाटा प्रोसेसर जो हैं उनको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है जिसको वो बोलते हैं रिकॉर्ड ऑफ प्रोसेसिंग एक्टिविटी, रोपा, रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोसेसिंग एक्टिविटी। लेकिन हमारी जो कंपनीज़ हैं उनको ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वहाँ पे जो डाटा फिड्यूशरीज हैं वो इस टाइप का कोई रिकॉर्ड मेंटेन करे। नेक्स्ट हमारा जो है वो रिफॉर्मिंग इंडियाज़ क्रिमिनल लॉ है। तो ये हमें काफ़ी टाइम से ज़रूरत भी थी, जो क्रिमिनल लॉज हैं उनमें रिफॉर्म की। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं 3 अलग अलग बिल लोकसभा में, ताकि वो जो एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज हैं इंडिया में उनकी जो रिफॉर्मेंट है वो हो सके। तो 3 जो बिल हैं वो कौन से हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 जो रिप्लेस करेगा इंडियन पीनल कोड 1860 को, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो रिप्लेस करेगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को, और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 जो रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। न्याय संहिता पीनल कोड को, नागरिक सुरक्षा क्रिमिनल प्रोसीजर को और साक्ष्य संहिता एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेंगे। इनके जो ईयर्स हैं ये कई बार आपके कॉलम मैच द कॉलम्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए।
ये अभी एक स्टैंडिंग कमेटी को जो है ये बिल्स दिए हुए हैं। अब इन बिल में क्या था कि एड्रेसिंग लार्ज पेंडेंसी इन कोर्ट, बिल क्यों आए थे, क्योंकि जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर जो केसेस पेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा है। मोर देन, यूनियन मिनिस्टर ने स्टेट किया कि मोर देन 4.7 करोड़ केसेस जो है वो पेंडिंग है कलेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में। इसके बाद में अगर इनमें कुछ चेंजेस होता है लॉज में, तो जो जस्टिस डिलीवरी है वो टाइमली हो सकती है, क्योंकि बहुत से केसेस क्यों चल रहे हैं, क्योंकि वो अंडर ट्रायल चल रहे हैं अभी तक हैं। 70% ऑफ द प्रिजन में जो पॉपुलेशन है ना वो अंडर ट्रायल्स है, उनका अभी कुछ यू कैन से कि हुआ ही नहीं है वो भी, और 20-20 साल तक अंडर ट्रायल चलते रहते हैं। तो इस वजह से जो प्रिजन के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 70% तक जो मतलब कि अगर 100 हम बोलें कि कैदी हैं तो उनमें से 70 तो ऐसे कैदी हैं जिनमें सिर्फ अभी ट्रायल चल रहा है, उन पे अभी उनका जो जुर्म वगैरह है वो यू कैन से कि साबित ही नहीं हुआ है, तो वो अंडर ट्रायल्स हैं। इंक्रीजिंग कन्विक्शन रेट, यानी कन्विक्शन रेट जो है वो इंक्रीज हो सकेगा, जो कि हमारा जो कन्विक्शन रेट है वो अराउंड 50% है। तो एनफोर्समेंट होगी लॉज की बेटर, अगर बेटर लॉज होंगे और बेटर उनकी जो पॉलिसीज़ होंगी तो जो कन्विक्शन होगा वो भी बेटर होगा। इवोल्यूशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका एवोल्यूशन होगा। सोसाइटल चेंजेस एंड एमर्जिंग चैलेंजेस रिक्वायर इवॉल्विंग एंड अडेप्टेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब इससे क्या होगा कि आल्सो इंटीग्रेटिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस हैं अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का ज़माना आ रहा है, जो क्राइम्स है वो भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो रहे हैं, तो उसमें जो एविडेंस की गैदरिंग है, स्टोरेज है या प्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेट हो रखी है। तो उस केस में जो क्रिमिनल डायमेंशंस हैं उनको डिस्कवर करना और भी बेटर होगा अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ मिल के काम करेंगे। और इरेजिंग दी कॉलोनियल लेगेसी, जो हम बहुत सा 1860 से जो कॉलोनियल लेगेसी हम लेके चल रहे हैं उसको ख़त्म करना। इंडियन क्रिमिनल सिस्टम जो है वो कॉलोनियल पार्ट्स में था, 1860 में तब हुआ था। उसके बाद में विच हैड लेड टू अ सेट ऑफ लॉज एंड प्रोसीजर दैट मे नॉट बी एंटायरली रेलिवेंट, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस जो जिनकी अब ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो केसेस अब मायने ही नहीं रखते हैं। तो कहीं ना कहीं कंट्री को भी करंट सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल कंटेक्स्ट में जो केसेस हैं उनको देखते हुए जो हमारी कॉलोनियल लीगेसी थी उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये था हमारा रिफॉर्मिंग इंडियंस क्रिमिनल लॉज। नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता, इसी का जो फर्स्ट पार्ट है। तो आई थिंक ये जो हमारा वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे भारतीय न्याय संहिता। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि इससे आपकी कुछ हेल्प हो रही है मेरे वीडियो से, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।